नमस्कार दोस्तों। आज हम दो नैतिक कहानियाँ सुनाएंगे। एक बड़े घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहा करते थे। हाथी बहुत बड़ा शक्तिशाली था और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को एक ही बार में उखाड़ के फेंक देता था। पर बंदर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन बहुत ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पे उछल कूद करता फिरता रहता था। दोनों बंदर और हाथी को अपने अपने गुणों पे बहुत ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा और बेहतर नहीं समझते थे, यानी स्वयं को ज़्यादा अच्छा और बेहतर मानते थे। इन दोनों में इस बात को लेकर हमेशा ही बहस होते रहती थी। जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता रहता था। वो इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुका था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह से तुम दोनों लड़ते हो ना, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों में से एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से बता सकता है कि दोनों में से कौन बेहतर है, कौन शक्तिशाली है। बंदर और हाथी दोनों को उल्ली की बात बहुत अच्छी लगती है। वे दोनों एक साथ उससे पूछते हैं, इस प्रतियोगिता में हमको क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पे एक बहुत पुराना वृक्ष है, जिस पर एक सोने का सेब लगा हुआ है। तुम दोनों को उस सोने के सेब को जो पहले लेकर आएगा ना, उसे ही प्रतियोगिता का विजेता बना दूंगा मैं, और वही शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकल चले। बंदर ने भी अपनी फुर्ती दिखानी शुरू करी। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता और हाथी तेजी से दौड़ता और रास्ते में आने वाली हर मजबूत से मजबूत चीज को अपनी ही ताकत से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई। वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर बहुत तेज थी, तो बंदर पानी में बहने लग गया। बंदर को नदी में बहता देख हाथी ने तुरंत उसकी सूंड डाल दी पानी में और उसे पकड़ लिया बंदर को और बाहर भी निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देख के बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफ़र तय करने के लिए कहा। बंदर की बात सुन के हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मानता है और हाथी की पीठ पे बैठ जाता है। इस तरीके से दोनों नदी पार कर लेते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। फिर दोनों मिलकर ही सोने पे लगे हुए जो पेड़ के सोने का सेब था उसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हाथी अपने सूंड को पेड़ के गिराना चाहता है, लेकिन पेड़ मजबूत था, तो हाथी के प्रहार से भी वो नहीं टूटा। फिर हाथी निराश हो गया कि मैं अब ये सेब नहीं तोड़ सकता हूँ। तो बंदर बोला, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पे चढ़ने लगा और उस डाली पे पहुँच गया जहाँ सोने का सेब लगा हुआ था। उसने यह सेब तोड़ा और पेड़ से नीचे उतर आया। इसके बाद दोनों आपस में ही वापस नदी पार करके जंगल लौट आए। उल्लू को सोने का सेब दे दिया। सेब पाने के बाद उल्लू ने ही जैसे ही प्रतियोगिता के विजेता का नाम बोला, वो बंदर और हाथी मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, भाई अभी विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता में हम दोनों को मिलके ही करना पड़ा और हमें ये समझ में आ गया हम एक दूसरे के गुण आपस में अलग अलग खास होते हैं, और इसलिए हमने फैसला किया है आगे से हम कभी इस बात पे बहस ही नहीं करेंगे, मित्र की तरह जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुन के काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, अलग अलग गुण और शक्तियाँ हम एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। सच ही किसी की कमजोरी होती है, किसी की ताकत। इसे मिलजुल के हमें अच्छा रहता है। उस दिन से बंदर और हाथी मित्र हो गए और जंगल में खुशी खुशी रहने लग गए। अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। पंडित बलराम से उनकी पत्नी माया काफ़ी समय से एक हार की मांग कर रही थी। हर बार पंडित उनकी बातों को टाल देते थे। वो कभी भी अपनी पत्नी से यह नहीं कह पाते थे कि उनके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो हमेशा कहते, घर में हार रखने से चोरी हो जाता है। ऊपर से हमेशा जौहरी हार के दाम को बढ़ाकर ही बोलता है। इन गहनों को खरीदने से किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता।
बस कुछ देर के लिए सजने संवरने के काम आने वाले इस हार से इतनी मुसीबत आती है, तो इसे खरीदना तो बेकार ही है। पंडित की पत्नी काफ़ी भोली थी। वो हमेशा पति की इन बातों में आ जाती थी, लेकिन दूसरी महिलाओं के पास गहने देखकर उसके मन में भी होता था, काश मेरे पास भी ऐसा ही जेवर होता। वैसे पंडित थोड़ी मेहनत करते तो पत्नी के लिए हार खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ भोजन करना और आराम करना ही पसंद था, और वो अपने आलस्य के कारण ही पत्नी की 4 बातों को सुनना भी बुरा नहीं मानते थे। एक दिन बच्चों को पढ़ा के पंडित जी घर लौटे तो देखा उनकी पत्नी के गले में वही हार है जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रही थी। हार देखते ही उन्होंने पूछा, अरे इतना सुंदर हार तुम्हारे गले में कैसे आया? पत्नी ने जवाब में कहा, ये पड़ोस में रहने वाली महिला का है, मैं उससे मिलने गई थी आज। उसने जब मुझे ये हार दिखाया तो मैं इसे पहन कर आ गई ताकि तुम इसे देख लो। मुझे बस एक ऐसा ही हार चाहिए। पंडित जी बोले, पगली, तुम दूसरे का इतना महंगा हार लेकर आ गई। अगर चोरी हो गया तो इसे बनवाना ही पड़ेगा और बदनामी होगी ऊपर से वो अलग। पंडित की पत्नी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। उसने बताया, ये 20 तोले का हार है और मुझे बिल्कुल ही ऐसा जेवर चाहिए। पत्नी की जिद सुन के पंडित जी को तो घबराहट होने लगी। तभी पत्नी बोली, जब सारी महिलाएं ऐसे हार पहनती है तो आखिर मैं क्यों नहीं पहन सकती? गुस्से में पंडित जी बोल पड़े, सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगी? ऐसा नहीं होता है कि जो दूसरे करे वही हमें भी करना चाहिए। फिर पंडित जी ने दिमाग लगा के अपनी पत्नी को बताया कि देखो, इस हार की कीमत आने वाले समय में घट जाएगी। अगर इसे आज मैंने 1000 में लिया तो 1 साल बाद 600 रुपये का हो जाएगा और उसके 5 साल के बाद केवल 300 का रह जाएगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसे सहके मैं हार नहीं खरीद सकता। तुम जल्दी से इस हार को वापस कर दो। इतना कह के पंडित जी घर से बाहर की ओर चले गए। उसी रात माया ने एक चोर को अपने घर में देखा। वह चिल्लाने लगी। जब पंडित ने कहा कि क्या हुआ तो वह बोली, अभी मैंने एक परछाई को देखा है, वो घर के अंदर गया है, पक्का ही चोर है। पंडित ने जल्दी से अपनी छड़ी लालटेन पत्नी से मांगी। पत्नी ने कहा, मैं डर के मारे उठ भी नहीं पा रही हूँ। तभी बाहर से कुछ लोग आए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या हुआ, घर में चोरी हो गई है क्या? उसी रात पत्नी बोली, नहीं नहीं, वो छत से ऊपर की ओर कूदा था नीचे और फिर हमारे बिस्तर पे तेज़ी से भागा था बिस्तर की ओर से। मैंने उसकी परछाई देखी थी। तभी माया ने अपने गर्दन की ओर हाथ घुमाया तो उसे पता चला पड़ोसन का वो हार उसके गले से गायब है। हे भगवान, कह के अपना सर पीटने लग गई। पंडित बलराम शास्त्री ने पूछा, तुम उस हार को उतार कर नहीं सोई थी? सहमी सी आवाज़ में माया बोली, मुझे क्या पता था कि आज ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी पंडित ने कहा, कहता था ना मैं, जेवर सब मुसीबत लेकर आते हैं। अब समझ में आया तुम्हें या नहीं? पंडित के पड़ोसियों ने तब तक पूरे घर को छान मारा, लेकिन चोर तो उन्हें नहीं मिला। छत पर भी देखा, कुछ भी नहीं मिला। एक पड़ोसी बोला, लगता है किसी जानने वाले ने ही ये काम किया है। दूसरे पड़ोसी ने कहा, देखो, घर के लोगों द्वारा बताए बिना किसी को कुछ नहीं पता चलता है। हार के अलावा और क्या क्या चोरी हुआ है ये देखना चाहिए। पंडित की पत्नी माया बोली, सब कुछ तो सही ही दिख रहा है, संदूक भी बंद ही है और बर्तन भी घर के अंदर ही है। उस चोर को पराए लोगों का ही सामान ले जाना था, मेरा कुछ ले जाता। वो गहना ले गया जिसकी मैं मालकिन भी नहीं थी। अब हार का मज़ा आ गया ना तुम्हें? कितना समझाया लेकिन तुम्हें समझ में आए तब ना बात बने। तंज मारते हुए पंडित ने कहा। माया बोली, पूरे 20 तोले का था, अब कह दूंगी उसे चोर ले गया, जो लेगी हार के बदले ले ले। पंडित ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें बदले में हार ही देना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, इतना पैसा तो है ही नहीं, इसका इंतजाम कैसे होगा? पंडित बोले, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। तुमने उसका गहना रख के बड़ी भूल कर दी। माया ने भी दुखी होते हुए कहा, मेरा ही भाग्य खराब है। दूसरों की चीज़ गले में डाल के मुझे क्या सुख मिला था कि मैं उसे पहन कर ही सो गई। उसके पति ने कहा, अब खुद को दोष मत दो, देखते हैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। पड़ोसी से कहना जल्द ही उनका हार उन्हें मिल जाएगा।
इतना कहने के बाद पंडित सोचने लगा आखिर ऐसा क्या करे कि उस हार की कीमत का पैसा जुट जाए। उसके बाद पंडित ने अपने ज्ञान से धन कमाना शुरू किया। पंडित को उस हार की रकम चुकाने की इतनी चिंता थी कि उन्होंने रात में सोना तक छोड़ दिया। पंडितों बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा करते, फिर लोगों की कुंडलियाँ सब देखते और इतना करते करते देर रात तक जागते। फिर सुबह पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते। इस तरह से कोशिश करके दिन रात एक करके उन्होंने 6 महीने तक उस हार की रकम जितना पैसा जमा कर लिया। जैसे ही हार की रकम पूरी हुई, पंडित सीधे ही जेवर खरीद कर ले आए और पत्नी के सामने रख दिया। पंडित की पत्नी माया पहले हार देख के बड़ी खुश हुई। फिर पंडित से पूछा, आप गुस्से में दे रहे हैं ये हार? जवाब में पंडित ने पूछा, गुस्से और नाराजगी जैसी क्या बात है? उसका हार हमारे घर से गायब हुआ था, उधार तो चुकाना ही होगा ना। इतना सुन के पंडित शास्त्री की पत्नी बोली, नहीं ये उधार नहीं है। पंडित ने कहा, चलो उधार नहीं से ही बदला तो है ना, जाओ उसे ये दे आओ। उसकी पत्नी बोली, नहीं ये बदला भी नहीं है। गुस्से में पंडित ने पूछा, अब तुम बता दो कि ये क्या है। पत्नी माया ने कहा, ये आपकी तरफ से मुझे दिया गया तोहफा का निशानी है। उस रात हार चोरी नहीं हुआ था, वो तो मैंने बस ऐसे ही शोर मचा दिया था। हैरान हुए पंडित जी ने पूछा, सही में? माया ने कहा, हाँ सही में। पंडित ने फिर सवाल पूछा, तू मेरा कौशल देखना चाहती थी? तो जैसे ही पत्नी ने जवाब में हाँ दिया, पंडित जी बोले, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस कौशल के लिए मुझे क्या सब मूल्य चुकाना पड़ा। पंडित जी ने फिर जो पूछा तो पत्नी ने मासूमियत से कहा, 600 से भी ज़्यादा क्या? पंडित ने भारी मन से कहा, हाँ उससे भी ज़्यादा। इस कौशल के लिए मुझे अपनी स्वतंत्रता तक को कुर्बान करना पड़ा। इस कहानी से सीख मिलती है, आलस्य में इंसान कई बार अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करता है, लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेदारी का भार पड़ता है तो वो किसी भी पूर्ण तरीके से उसको पूरा कर ही लेता है। आपको हमारी ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पसंद आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।